जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो-सैवर्ट नियम के अगले अनुप्रयोग के बारे में, जो रहेगा हमारा किसी धारावाही सीधे चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि आज हम बायो-सैवर्ट नियम का प्रयोग करके धारावाही सीधे चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, बायो-सैवर्ट नियम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि जब भी किसी धारा अवयव की बात की जाती है तो धारा अवयव के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम सीधे तार की बात करें, मान लीजिए आपके पास कोई एक सीधा चालक तार है। इस प्रकार आप एक ये चालक तार मान लेते हैं। मान लीजिए कि इस तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है और इस तार के इस बिंदु से अगर हम बात करें तो लंबवत दूरी, यहां से हम क्या करते हैं, यहां से मान लीजिए ए दूरी पर कोई एक बिंदु है P, ए दूरी पर एक बिंदु हम आगे ले लेते हैं P। इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो एक सीधी सी बात कि पूरे तार का एक बार में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस चालक का एक अवयव लेते हैं dl लंबाई का। मान लीजिए हम इस बिंदु से, इस बिंदु O से यहां से हमने L दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर, L दूरी पर हमने एक छोटा सा अवयव ले लिया इस चालक का। इस अवयव की जो लंबाई है वो कितनी है, dl। ठीक, अगर हम इस अवयव की बात करें तो मान लीजिए ये अवयव जो बिंदु P है, इस अवयव की बिंदु P से जो दूरी है वो r है और ये थीटा कोण बनाता है। साथ ही साथ इधर ये जो कोण बना रहा है ये कोण कितना है, फाई। अवयव की बिंदु P से दूरी r है और इनको मिलाने वाली रेखा अवयव पर थीटा कोण बनाती है। साथ ही ये जो दूरी a थी इसके साथ ये कितना कोण बनाती है, a कोण बनाती है। अब अगर हम बिंदु P पर बात करें तो बिंदु P पर अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बिंदु P पर अवयव के कारण, अवयव dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम गणना करें तो हमको क्या मालूम है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा dB इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अगर हम संपूर्ण तार के लिए बात करें, संपूर्ण तार के लिए, अब देखो संपूर्ण तार के लिए जब आपसे बात करी जाएगी तो सिंपल सी बात है, जो B होगा वो किसके इक्वल होगा, समाकलन dB के। अब समाकलन की एक लिमिट होगी, कोई ना कोई तो लिमिट देनी पड़ेगी, कहां से कहां तक। तो अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये जो आपका तार है, इस तार के लिए ये जो तार का नीचे वाला सिरा है, इस सिरे की अगर बात करी जाए तो मान लीजिए ये नीचे वाला सिरा कोण बनाता है आपका -φ1 और ये जो ऊपर वाला सिरा है ये इस बिंदु P पर जो कोण बनाता है ये बनाता है आपका +φ2। -φ1 इसलिए लिया है क्योंकि ये अक्ष के नीचे है, ऊपर वाला φ2। तो अगर आप यहां से बात कर रहे हो तो लिमिट यहां पर क्या हो जाएगी, -φ1 से φ2। अब एक सिंपल सी बात देखो, जब हम इसका मान इसमें रखेंगे, मान इसमें रखेंगे तो ये क्या होगा, समाकलन -φ1 से φ2 dB का मान है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा देखो, ये बड़ी गंभीर समस्या यहाँ पर आ गई कि लिमिट दे रखी है φ1 और φ2 और यहाँ पे दे रखा है dl और थीटा, यानी कि dl साइन थीटा को हमें किसके टर्म में बदलना पड़ेगा, फाई के टर्म में। अगर हम फाई के टर्म में इसको बदलें तो फाई के टर्म में बदलने के लिए देखिए कि इस पूरे डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये जो चित्र दिया गया है हमको, इस चित्र में देखिए
इस चित्र में अगर आप इसकी बात करते हो ये फाई है, इस चित्र में अगर आप बात करते हो टेन फाई की, किसकी, टेन फाई, तो टेन फाई इज इक्वल क्या होगा, लंब अपॉन आधार, लंब क्या है एल, आधार क्या है ए, तो अगर आप यहां से एल का मान निकालते हो तो एल इज इक्वल क्या होगा, ए टेन फाई, फाई के लिए आधार ए हो गया, लंब हो गया एल, तो एल अपॉन ए हो गया। अगर आप यहां से निकाल लेते हो, अगर इसका आप क्या करते हो, अवकलन कर लेते हो फाई के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन डी फाई इज इक्वल क्या होगा, ए टेन फाई का जो होता है ये हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। इस स्थिति में अगर आप यहां से डीएल का मान निकालें तो यहां से आपका डीएल का मान क्या आएगा, डीएल इज इक्वल ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ठीक, पहला संबंध तो आपका ये आ गया, डीएल का मान। चलो हमने डीएल को फाई में बदल लिया, अब क्या बचा है थीटा। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो देखो इसी डायग्राम से अगर आप साइन थीटा को देखते हो तो यहां पे देखो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा थीटा, ये कोण कितना है 90, ये फाई, तो अगर ये 90 है तो फाई और थीटा का मिलके कितना होगा 90 होना चाहिए। इस हिसाब से अगर आप साइन थीटा की बात करते हो तो इस हिसाब से आपका जो साइन थीटा आएगा वो आएगा साइन 90 माइनस फाई। क्लियर, यानी कि जो आपका साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, कॉस फाई के। क्लियर, अब यहां पर जरा देखना साइन थीटा इज इक्वल हो गया कॉस फाई। ठीक, अब देखो, अब इस स्थिति में अगर आप कॉस फाई का मान निकालते हो तो डायग्राम जरा देखो, कॉस फाई इज इक्वल क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है ए, कर्ण क्या है आर। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखो तो आर इधर ले आओ, आर इधर लाओगे तो आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए अपॉन कॉस फाई। ए अपॉन कॉस फाई होने का मतलब है कि ये जो आपका मान आएगा आर बराबर आएगा आपका ए, वन अपॉन कॉस फाई की जगह आप लिख सकते हो सेक फाई। ठीक, ये सब कुछ आपने लिख लिया, तब डीएल का मान ये आ गया और किसका मान, साइन थीटा का मान, साइन थीटा की आप बात कर रहे थे। ठीक, साइन थीटा का मान आपका कितना था कॉस फाई। क्लियर, और कॉस फाई की जगह आपका क्या आ गया, ए सेक फाई। क्लियर, अब आप इन मानों को इसमें रखेंगे, जब आप इन मानों को इसमें रखेंगे, डीएल का मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल कॉस फाई। ओके, चलिए आगे बात करना है। मान रखिए, मान रखोगे तो आपका क्या होगा, बी इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब देखिए इनटू क्या था, आई इंटू डी एल, आई का आई, डी एल का मान ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू साइन थीटा का मान कॉस फाई अपॉन क्या था आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अगर हम यहां से निकालते हैं, आर का मान ए सेक फाई है तो आर स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक, और ये जो सब कुछ था इसमें लगा हुआ था समाकलन, इधर क्या लगा है समाकलन, माइनस फाई 1 से प्लस का फाई 2। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल और ए से इसका स्क्वायर कैंसिल। ये सब कुछ कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास बच रहा है b इज इक्वल समाकलन माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई। अब देखिए आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए,
आई इंटू कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको बेटा हम बाहर लाएंगे, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के अलावा और क्या आ जाएगा, आई अपॉन ए भी बाहर आ गया, समाकलन -φ1 से प्लस का φ2 cos फाई इंटू डी फाई। क्लियर। अब इसको जरा देखो, cos फाई इंटू डी फाई का आप समाकलन करोगे तो ये क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए समाकलन cos फाई इंटू डी फाई। cos फाई इंटू डी फाई का क्या होगा, माइनस, देखो साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा और कॉस का क्या होता है साइन, तो इसके हिसाब से जब आप समाकलन करोगे तो ये जो समाकलन आएगा वो आएगा आपका साइन फाई। क्लियर, साइन फाई और लिमिट क्या है -φ1 से प्लस का φ2 रखेंगे। कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है, तो कॉस फाई का साइन फाई, इस हिसाब से ये आया आपका b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। लिमिट रखिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन फाइनल लिमिट कितनी φ2 माइनस साइन इनिशियल लिमिट कितनी -φ1। देखो साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो इस हिसाब से आपका आया b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इन ब्रैकेट साइन φ2 प्लस साइन φ1। क्लियर, ये आ गया आपका लंबे सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बहुत आसान है, हमने मान रखा और cos फाई का समाकलन sin फाई, लिमिट रखा तो पहला प्लस φ2 माइनस साइन माइनस φ1, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया। अब देखिए ये तो एक कॉमन फॉर्मूला आया, लेकिन इसकी कई परिस्थितियां बनती हैं। कई परिस्थितियां क्या बनती हैं, ठीक है। नंबर 1, पहली स्थिति बनती है अनंत लंबाई के तार के लिए। अगर मान लीजिए ये जो तार आपको दिया गया ये अनंत लंबाई का तार है, तो देखो अनंत लंबाई के तार के लिए क्या होगा, जो आपका φ1 होगा वो भी 90 डिग्री होगा और जो φ2 होगा वो भी 90 डिग्री, दोनों 90 अंश हो जाएंगे। तब देखिए तब क्या बनेगा, तब आपका b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, और 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो इस स्थिति में आपका आएगा b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ये हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2, कैंसिल कर दोगे तो b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। अनंत लंबाई के तार के लिए क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया। क्लियर। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, तार के एक सिरे के समीप अगर देखिए तार के एक सिरे के समीप बात करी जाए, एक सिरे के समीप क्या होगा, जो आपका φ1 होगा वो 1 0 हो जाएगा कोण, और एक कितना हो जाएगा 90। अब देखिए इस फॉर्मूले में 1 0 साइन 0 की वैल्यू 0, 90 का मान 1, तो इस स्थिति में जो आपका आएगा, इस स्थिति में आपका आएगा b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। क्लियर। एक साइन 90 का मान 1 और साइन 0 का मान 0, तो 1 का गुणा होगा, केवल इतना ही रहेगा। तीसरी स्थिति और बनती है तार की अक्ष पर,
क्या बनती है? तीसरी स्थिति आती है तार की अक्ष पर। तो देखो अगर हम तार की अक्ष पर बात करें तो तार की अक्ष पर क्या होता है? तार की अक्ष पर जो आपका फाई 1 है ये भी 0 डिग्री होता है और फाई 2 है ये भी कितना होता है? 0 डिग्री। जब फाई 1 फाई 2 दोनों 0 डिग्री हो जाते हैं और फाई 1 फाई 2 जब दोनों 0 हो जाएंगे तो 0 का गुणा होगा, यानी कि तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? बी का मान 0। ठीक, वैसे कॉमन फॉर्मूला ये है। हम जब बात करते हैं अनंत लंबाई के तार के लिए तो अनंत लंबाई के तार का जो ये फॉर्मूला है इसको हम एम्पियर के परपथीय नियम से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो समझ में आया कि अनंत लंबाई के तार के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्राप्त करते हैं? कि हमने एक छोटा सा अवयव लिया, उस अवयव का चुंबकीय क्षेत्र, फिर अवयव के चुंबकीय क्षेत्र को हमने पूरे तार के लिए इसको बदला है। बदलने के बाद हम इसको, देखो बदलने का तरीका बहुत आसान है कि आपको थीटा को फाई में बदलना है और डीएल साइन थीटा को आपको फाई के टर्म में बदलना है, क्योंकि आप जो समाकलन कर रहे हो वो फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो बदलने के लिए आपने डायग्राम से टेन थीटा का से डीएल की वैल्यू निकाल ली और साइन थीटा इज इक्वल कॉस फाई होता है, तो कॉस फाई से आपने आर की वैल्यू लगा के उसमें मान रख दिया। आप इस प्रकार इसका मान ज्ञात कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल दिया है कि एक वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो इसमें यह आती है कि दिशा की बात करी जाती है कभी कभी कि सीधे तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो दिशा को ज्ञात करने के लिए वही हम लगाते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम कि अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की तरफ जिधर धारा मतलब जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और उंगलियों को मोड़ने पर जो दिशा हमको मिलती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। हम यूं कहें कि इस प्रकार हम फैलाते हैं दाएं हाथ की हथेली को, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की तरफ इशारा करें तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा, यानी कि उंगलियां जिधर मुड़ेंगी उस तरफ होगा। क्लियर? अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्ग है, वर्गाकार कुंडली है, मान लीजिए ये कुंडली है, वर्गाकार कुंडली, ठीक है। इस कुंडली की प्रत्येक भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है प्रत्येक भुजा। अगर प्रत्येक भुजा की बात की जाए, प्रवाहित होने वाली धारा इसमें कितनी दी जा रही है? 5 एम्पियर। ठीक है, यही धारा इसमें चारों तरफ घूम रही है। अब इसकी बात करते हैं, तो अब यहां पर देखिए इसके केंद्र की अगर बात करी जाए तो केंद्र मान लीजिए ये है। ठीक, केंद्र का मतलब होता है दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु, ये हो गया मान लीजिए केंद्र। इस केंद्र O पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब देखिए इस केंद्र पर 4 चुंबकीय क्षेत्र होंगे। कौन कौन से 4 चुंबकीय क्षेत्र होंगे? अगर हम इसका नामकरण कर लें तो मान लीजिए ये A, ये B, ये C, ये D। ठीक, केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की अगर हमको बात करनी है तो क्या होगा? ये होगा आपका बी ए बी वेक्टर, बी बी सी वेक्टर, बी सी डी वेक्टर प्लस बी डी ए वेक्टर। चारों तारों के कारण हो जाएगा, चारों भुजाएं 4 तार की तरह कार्य करेंगी। अब देखिए चारों, इसमें धारा इधर, ऊपर अंगूठा ऊपर, उंगलियां सामने, चुंबकीय क्षेत्र अंदर। इसमें धारा इधर, अंगूठा इधर, उंगलियां ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर। अगर हम चारों की बात करें तो चारों के जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो एक ही दिशा में आएंगे। चारों के चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे, इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा आपका B इज इक्वल 4। अभी हम ये भी नहीं कह रहे, अभी आगे दिशा तो हमको मालूम पड़ गई। अब बात करते हैं हम मान। तो देखो चारों भुजाओं की लंबाइयां कैसी हैं? समान, लंबाइयां समान है। चारों भुजाओं से इसकी अगर दूरी देखी जाए तो चारों भुजाओं से इसकी जो दूरी होगी वो भी समान। अब देखो कितने सेंटीमीटर है? 4। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो दूरी आएगी ये कितनी आएगी? केंद्र है मतलब इधर से 2 सेंटीमीटर। इधर से देखो ये जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा? 45 अंश। इधर जो कोण बनेगा ये भी कितना बनेगा? 45 अंश।
तो सभी भुजाओं से दूरियां समान होंगी इसकी केंद्र की, सभी भुजाओं से बनने वाले इसके कोण समान होंगे। इस स्थिति में अगर हम बात करें तो वर्ग की प्रत्येक भुजा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, B इज इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू I अपॉन R, ब्रैकेट में क्या होता है साइन फाई 1 माइनस कोसाइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। रखो जरा मान, कितना होगा B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मतलब 10 की घात माइनस 7 इंटू I धारा कितना है 5 एम्पियर, दूरी कितनी आई है 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 की घात माइनस 2, और ये हो गया साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है, करोगे आप इसको तो ये कितना आएगा V इज इक्वल 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इसमें से कम हो जाएगा क्या होगा 5/2 इंटू 10 की घात माइनस 7, सॉरी 10 की घात माइनस 5 बचेगा क्योंकि 2 इसमें से कम हो गया, और ये आएगा आपका 1/√2 प्लस 1/√2। करेंगे हम इसको सॉल्व तो B इज इक्वल ये आएगा आपका 5/2 इंटू 10 की घात माइनस 5 इंटू 2/√2, 1 प्लस 1 2 हो गया, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। इस स्थिति में आपका आया B इज इक्वल 5/√2 इंटू 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। ये आया है किसका प्रत्येक भुजा का। अब अगर हम केंद्र पर कुल निकालें तो केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितनी भुजाएं होती हैं वर्ग में 4, कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा B इज इक्वल 4 इंटू 5/√2 इंटू 10 की घात माइनस 5, गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 10√2 इंटू 10 की घात माइनस 5, क्योंकि 4 से इसको काटोगे तो 2√2 आएगा, 4 को √2 से तो 2√2 2 इंटू 5 कितना हुआ 10√2, या इसको आप चाहो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो B बराबर √2 इंटू 10 की घात माइनस 4 टेस्ला। क्लियर, तो जो आंसर आया हमारा वो रहेगा ये। क्लियर, सिंपल सा, जो हमें कोण मालूम थे हमने इस केंद्र पर दोनों के कोण 45 अंश के बनेंगे, कोण निकाल लिए, दूरी निकाल ली, और जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया था हमने उसमें इसका मान रख दिया। मान रखने पर हमको इसके आंसर मिल जाते हैं। एक भुजा का निकल आता है उसमें हम 4 का गुणा कर लेते हैं तो कुल वर्ग के कारण। क्लियर, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, दो बहुत बड़े और सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इनमें एक तार में 6 एम्पियर की धारा तथा दूसरे तार में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चित्रानुसार बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कितना है 6 एम्पियर। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब इसमें देखो दो हैं, बहुत बड़े और सीधे। बहुत बड़े और सीधे का मतलब क्या हो गया, ये अनंत लंबाई के। कैसे हैं, अनंत लंबाई के। अब देखिए अनंत लंबाई के लिए बात करें तो अनंत लंबाई के तार के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अनंत लंबाई के तार के लिए ठीक, अनंत लंबाई के तार के लिए, अनंत लंबाई के तार के लिए क्या होता है, आपने पढ़ा है V इज इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ठीक है, तब अब देखो बिंदु P पर कौन सा बिंदु दिया है, बिंदु P पर कितने चुंबकीय क्षेत्र होंगे, B वेक्टर इज इक्वल 2 होंगे B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। पहले देखते हैं दिशा, ये तार 1 ये तार 2, दिशा देख लेते हैं कि दिशा अगर समान है तो ठीक। अब देखिए तार में धारा किधर, ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र किधर, अंदर, मोड़ोगे उंगलियां अंदर, पहले का चुंबकीय क्षेत्र अंदर, दूसरे में दिशा किधर धारा की, ऊपर, उंगलियां मोड़ोगे किधर, इधर, बाहर, दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र बाहर। तो एक का चुंबकीय क्षेत्र अंदर आएगा, एक का चुंबकीय क्षेत्र बाहर आएगा। अब किसका ज्यादा होगा किसका कम, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो बिंदु P पर, अगर बिंदु P पर हम निकाल रहे हैं तो पहले B1 निकाल लेते हैं। B1 कितना आएगा, B1 पहले तार का हम निकालते हैं तो फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर, I1 अपॉन R1। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान कितना होता है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान आ गया, इंटू पहले में धारा कितनी है 6, दूरी कितनी है 4, इसको अगर आप गुणा करते हो तो ये आपका आएगा, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आएगा आपका 3 इंटू 10 की घात -5 टेस्ला। समझ लीजिए I1 का मान 6 एम्पियर, दूरी इसकी 4 सेंटीमीटर है तो 4 इंटू 10 की घात -2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, काट दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें B2 के लिए, दूसरे तार के लिए, तो देखो B2 का मान क्या होगा, B2 का मान होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I2 अपॉन R2। क्लियर, मान रखो B2 इज इक्वल 2 इंटू 10 की घात -7 इंटू I2 कितना है 15 अपॉन दूरी कितनी है 6 इंटू 10 की घात -2 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर तो 10 की घात -2। अब देखिए 15 दूनी 30, 6 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 5, गुणा करा तो कितना आ गया, B2 इज इक्वल 5 इंटू 10 की घात -5 टेस्ला। ठीक है, अब दो चुंबकीय क्षेत्र आए हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे वाले का ज्यादा है और किधर है, बाहर की ओर। हम इसमें लिख भी लेते हैं, इसका किधर है, अंदर की ओर, और दूसरे वाले का हमने देखा, दूसरे वाले का किधर आ रहा है, बाहर की ओर। तो बेटा अगर हम इसका परिणामी निकालें तो परिणामी कितना आएगा, B इज इक्वल B2 वेक्टर माइनस B1, क्योंकि B2 ज्यादा है, B2 में से B1 कम होगा तो 5 इंटू 10 की घात -2 -3 इंटू 10 की घात -2, इस हिसाब से ये आया 2 इंटू 10 की घात -2 टेस्ला। ठीक है, ये आ गया इसका मान चुंबकीय क्षेत्र का, और ये किधर की ओर आएगा, बाहर की ओर। क्लियर, तो इस प्रकार आप सीधे तार वाले फॉर्मूले को यूज करके अनंत लंबाई के तार के लिए भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा हेल्महोल्ट्ज कोइल, कुंडली। हेल्महोल्ट्ज कुंडली क्या है कि देखिए अभी आपने ज्ञात किया कि जब किसी कुंडली की अक्ष पर उससे हम x दूरी पर किसी भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, मान लीजिए ये त्रिज्या इसकी a है, a त्रिज्या की कुंडली के लिए कितना आता था, आपने पढ़ा कि B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 ये आता था। हेल्महोल्ट्ज कुंडली क्या होती है कि इसमें दो कुंडलियों को एक ही अक्ष पर एक दूसरे के समांतर रखकर जब उनके बीच में उनमें धारा प्रवाहित करी जाती है, दोनों कुंडलियों में धारा प्रवाहित करी जाती है, तो उन दोनों कुंडलियों के बीच का ये जो स्थान है, इस स्थान में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये जो युक्ति बनती है इसको हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहा जाता है। यानी कि दो कुंडलियों को एक ही अक्ष पर रखकर एक दूसरे के समांतर रखकर इनमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये जो युक्ति है, ये युक्ति नॉर्मली साधारणता जो होती है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करी जाती है, क्योंकि इस प्रकार जब एक दूसरे के समांतर आप दो कुंडलियां रखोगे तो दोनों कुंडलियों का चुंबकीय क्षेत्र इस स्थान में होगा, जिसके कारण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनने की संभावना बन जाती है। तो इस प्रकार जो युक्ति बनती है उसे हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज कुंडली के बारे में एक बात समझ लीजिए, इसमें हम धारावाही कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लगाते हैं और दोनों कुंडलियों के अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला होता है v वेक्टर इज इक्वल v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, इसमें अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण इनके बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? इसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स इनके हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इसमें है कुछ नहीं, कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूले से ही ये सॉल्व होता है। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।